हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मोल कंसेप्ट जो है चैप्टर चल रहा है, और अभी तक हम लोग बेसिकली मोल, एटॉमिक मास, मोलर मास और इन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ चुके हैं। ठीक, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो मोल्स के रिलेटेड फॉर्मूले से, मतलब मोल्स की जो कैलकुलेशन होती है उसके क्या फॉर्मूले होते हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बहुत सारे आज हम लोग जो कि मोल से रिलेटेड होने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जिन पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं, जो एक अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक वाले, है ना। बेसिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। इसके अलावा परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं विद आवर लेक्चर। और जैसा कि हम लोगों ने देख चुके हैं अभी तक, जितना हम लोग पढ़ चुके हैं वहां पर हम लोग मोल का डेफिनेशन ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो फिलहाल वापस से मोल का डेफिनेशन लिख दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो मोल के बारे में हम जानते हैं, बेसिकली जो मोल होता है दैट इज 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स, हो सकता है लास्ट वाली डेफिनेशन और इसमें थोड़ा फर्क दिखे आपको, सेम ही है, चिंता मत करना, है ना। दैट कंटेन्स as many एंटिटीज में हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी मैं लिख देता हूं। मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। एंटिटीज exactly same as the number of atoms present in 12 ग्राम कार्बन 12। तो ये डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि मतलब जो भी है हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक मोल के अंदर इतना नंबर होता है, चाहे फिर वो एक मोल मॉलिक्यूल हो, चाहे एक मोल प्रोटॉन हो, एक मोल इलेक्ट्रॉन हो, एक मोल न्यूट्रॉन हो, उन सब के अंदर आने वाला जो नंबर है वो फिक्स है। और वो नंबर हम जानते हैं कौन सा है, वो नंबर आपके पास में ये लिखा हुआ है। सही है, 6.02 या 6.023 उसके ऊपर डिस्कशन मत करना, हम लोगों ने तो 6.022 पढ़ा है, तो इस सब पे चर्चा ना करें। अदरवाइज मैंने एक्चुअल नंबर लिखा दिया तो आप लोग कुछ भी नहीं याद रख पाओगे, तो इस सब पे लड़ाई ना करें, है ना। बेसिक सी कहानी। अब मोल के हमारे पास है ना 3 केस आते हैं, मोल के हमारे पास 3 केस आते हैं, तो आपको तीनों केस के हिसाब से बता देता हूं तीनों केस में क्या क्या फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो आपके पास 3 केस आते हैं। ठीक है, इतना लंबी लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। 3 केस में क्या क्या होगा, मतलब आपको मोल का कैलकुलेशन तो करना है ऑब्वियसली, लेकिन मोल का कैलकुलेशन कब कब में क्या क्या करना है वो देखना है। तो सबसे पहला हमारे पास में आ जाता है केस फर्स्ट, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग केस 1, फिर आ जाएगा आपके पास केस सेकंड, और फिर आ जाएगा आपके पास केस थर्ड। जो केस थर्ड है ना वो थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है, मतलब है ना हर जगह नहीं लगता है, ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है। ठीक, चलो केस 1 में हम लोग क्या देखते हैं। केस 1 में क्या होगा, व्हेन मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, जब किसी भी सब्सटेंस का मास क्या हो, गिवन हो। अब आप लोगों ने बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों ने यूनिटरी मेथड जरूर पढ़ा होगा, तो बस मैं उसी यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूं। कैसे, देखो हम लोग जानते हैं कि मोलर मास जो होता है ना, एम ग्राम, जब हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड, चलो मोलर मास की बात करते हैं, एम ग्राम मास प्रेजेंट होता है एक मोल के अंदर। एम ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 मोल। ओके, एक मोल के अंदर क्या होता है, एक एम ग्राम प्रेजेंट होता है, वेयर एम रिप्रेजेंट मोलर मास। तो अगर मुझे 1 ग्राम के लिए बात करनी है तो 1 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1/m मोल्स। तो अगर मैं किसी सब्सटेंस का, देखो मैं यहां पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं सब्सटेंस, सब्सटेंस बहुत बड़ी चीज होती है। सब्सटेंस अगर कंपाउंड हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है, सबके लिए लगा सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1/m मोल। तो अगर मैं इसके क्या ले लेता हूं, W ग्राम, तो W ग्राम इज प्रेजेंट इन कितने मोल्स हो जाएंगे, यहां पर इज प्रेजेंट इन
W बाय m मोल। मतलब यहां से जो फॉर्मूला आता है मोल्स का वो क्या आता है आपके पास, W बाय m। W बाय m मतलब क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऑब्वियसली ये ग्राम पर मोल होता है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, ग्राम्स के अंदर होना पड़ेगा, पर मोल मत बोल देना। मतलब ऊपर वाला भी ग्राम में है तो नीचे वाला भी ग्राम में होना चाहिए, ऊपर वाला किलोग्राम में तो नीचे वाला भी किलोग्राम में होना चाहिए। जनरली मोलर मास ग्राम्स के अंदर ही होता है तो इसलिए अपन कोशिश करते हैं कि ऊपर वाले को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें। ओके, तो ये आ जाता है सबसे पहला फॉर्मूला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और चीज देख लेते हैं, नेक्स्ट केस है ना, तीनों केस को फिर कंबाइन कर देंगे, देखेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट केस आ जाता है आपके पास में व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, एटम, कुछ भी हो सकता है। व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन से डिनोट कर रहा हूं मैं इसको, आर गिवन। सही है, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन। चलिए तो देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे। देखो भाई, अब हमें पता है हम ये बात जानते हैं कि Na पार्टिकल्स से एक मोल बनता है ना। किसी भी चीज के Na पार्टिकल्स ले लो, वही एवोगैड्रोस नंबर ले लो, एक मोल वही होता है। किसी भी चीज के Na पार्टिकल्स ले ली, एक मोल बन गया। तो अगर एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो एक पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा, 1 बाय Na मोल। अब मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। और अगर मेरे पास में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, n पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n बाय Na मोल्स। मतलब यहां से मोल्स का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस जैसा मैंने आपसे कहा था एक्सक्लूसिव है, तो अभी सिर्फ आप ये फॉर्मूले इसको देखो, इन फॉर्मुलेस को अच्छे से समझना, किसका क्या होता है और क्या क्या दिया हो उसके हिसाब से अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। केस थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो भाई केस थर्ड थोड़ा सा स्पेसिफिक है। केस थर्ड स्पेसिफिक है, एक तो सबसे पहली चीज किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। अब ये क्या बोला है, देखो अभी तो मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा एक चैप्टर है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, वहां पर हम लोग ये सारी कहानी इसके बारे में पढ़ते हैं। इसी चैप्टर में से एक आइडियल गैस और एक रियल गैस, दो कंसेप्ट होते हैं। तो पहली चीज तो ये जो केस थर्ड है वो आइडियल गैस के लिए है, और आइडियल गैस के लिए भी कहां पर है, आइडियल गैस के लिए भी है एट एसटीपी। सर पहले आइडियल गैस समझ में नहीं आ रहा, फिर आप एसटीपी लिख दिया, एसटीडी लिख देते बढ़िया रहता, फोन तो लगा लेते कम से कम, है ना। एसटीपी का बेसिकली मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब क्या होता है, आईयूपीएसी ने फिक्स कर रखा है कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है। आईयूपीएसी ने, आईयूपीएसी तो ऑर्गेनिक में होता है नहीं, एक एक्चुअली क्या होता है ना, वो आप लोगों ने उसकी पूरी डेफिनेशन देखी होगी ना, तो लिखा हुआ है उसमें इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सारी चीजें जो होती है ना वो देखती हैं, कन्वर्जन्स हो गए, डेफिनेशंस हो गई किसी भी चीज की ना केमिस्ट्री के अंदर, वो सारा आईयूपीएसी का काम है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, क्या वैल्यूज होती हैं वो भी बताऊंगा। आइडियल गैस की एक इक्वेशन होती है दैट इज बराबर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, जहां पर P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N मोल्स होते हैं, R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और T टेम्परेचर होता है। फिलहाल मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो मोल्स का जो फॉर्मूला आता है, मोल्स का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है आपके पास में, मोल्स का फॉर्मूला आ जाता है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 या फिर 22.7, डिपेंड करेगा मैथ्स जहां पर ज्यादा आसान हो जाएगी। मतलब अगर ये जो ऊपर वाला वॉल्यूम है वो इसका मल्टीपल है तो ये यूज करोगे, अगर इसका मल्टीपल है तो ये यूज करोगे। सर ऐसा क्या हुआ, ये डिफरेंस क्यों आया है, देखो ऐसा होता है ना, पहले स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं तो ईजी रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं इसको, हट, चलो देखो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि जो प्रेशर होता है पहले जो लिया जाता था वो लिया जाता था 1 atm, एक एटमॉस्फेयर के बराबर स्टैंडर्ड्स में पहले, और टेम्परेचर दोनों केस में, नए पुराने में दोनों केस में कितना होता है, 273 केल्विन होता है, ठीक है, 273 केल्विन होता है। और अगर मैं एक मोल के लिए बात करता हूं, किसी एक मोल के लिए, लेट सपोज करो मैं 1 मोल के लिए बात करता हूं, तो क्या होगा यहां पर, अब देखो मैं यहां पर वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूं, तो यहां पर वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा nRT बाय P, n रख दिया मैंने 1,
आर की वैल्यू अभी फिलहाल आप लोगों को याद नहीं रखनी है, फिलहाल जो मैं बता रहा हूं ध्यान रख लो, बाकी आइडियल गैस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इनटू 273 डिवाइडेड बाय 1। जब इसको सॉल्व करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखोगे तो ये आता है आपके पास 22.4 लीटर्स। इसीलिए मैंने कहा कि अगर इसके हिसाब से चलोगे तो 22.4 आएगा। लेकिन बाद में इन्होंने चेंज क्या करा, बाद में चेंज कर दिया, प्रेशर को 1 atm की जगह क्या ले लिया, 1 बार ले लिया। टेम्परेचर को कितना ले लिया, 273 केल्विन ले लिया। और मोल्स तो अभी भी मैंने कितने लिए थे, 1 मोल लिए थे। ठीक है, तो बेसिकली इसको कभी कभार मोलर वॉल्यूम भी बोला जाता है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम, आइडियल गैस होनी चाहिए, 1 मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो फिक्स होता है, और वो कितना होता है 22.4 या 22.7। अब 1 बार ले लिया तो उससे क्या फर्क पड़ा, एक्चुअली क्या होता है 1 atm जो होता है ना वो होता है 1.0132, आप इतना ही ले लो, बार के बराबर। मतलब आप कह सकते हो जो एटीएम है वो बड़ी यूनिट होती है, एटीएम बड़ी यूनिट होती है, तो अब मैं एटीएम को इससे रिप्लेस करूंगा नीचे 1.0132 से, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, छोटी नहीं होगी आई गेस, एक सेकेंड, 1.1 एटीएम लिखा हमने, ओ उल्टा लिख दिया, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, सही लिखा है, सही लिखा है, सही। ठीक है, ये आ जाता है आपके पास में। तो जब हम लोग प्रेशर वाली टर्म को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, एक एटीएम को बार के, सॉरी एक बार को जब मैं एटीएम में कन्वर्ट करूंगा तो एक बार आपके पास कितना आ जाएगा, 1/1.0132, लमसम ये वैल्यू आती है 0.9, और जब आप यहाँ पर 0.9 रखोगे तो ये 22.4 की जगह 22.7 आ जाएगा। फिलहाल आप इतना गणित याद मत रखो, आप तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, आपके ज्यादा काम यही आएगा। ठीक है, ये वाली गणित में आप अभी ना फंसे, जब हम लोग आइडियल गैस स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे वहां पर इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कैसे प्रेशर कन्वर्जन होता है, टेम्परेचर क्या क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या क्या होते हैं, तो इसीलिए इस पर डिस्कशन ज्यादा ना होगा। तो ये 3 फॉर्मुलेज आते हैं 3 अलग अलग केस से। ये वाला केस आप लोग जब गैसियस स्टेट पढ़ लोगे तभी ज्यादा काम आएगा, अभी फिलहाल बहुत ही रेयरली कहीं पे काम आएगा। बाकी ये दोनों जो फॉर्मुलेज हैं काफी ज्यादा काम आने वाले। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा इसमें अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं यहाँ पर जुगाड़, मतलब एक आपके लिए मैप बना देता हूं मैं। मैप कैसा मैप, देखो भाई मैप है आपके पास में, यहां बीच में मैं लिख रहा हूं n, दैट इज मोल्स। एक डब्बा इधर, ठीक है, एक डब्बा इधर और एक डब्बा इधर। ओके, मोल्स लिख दिए। अब और क्या क्या लिखने वाला हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम इन लीटर्स एट STP। अच्छा एक चीज और यहां पे मैं बताना भूल गया, ये जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है ये किसके अंदर होना चाहिए, इन लीटर्स होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा किसी और में नहीं होना चाहिए, अगर लीटर्स में नहीं है तो उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ओके, अब यहां पर देखो मैंने लिखा है वॉल्यूम इन लीटर एट STP, यहां पर मैं लिख रहा हूं गिवन मास, यहां पर मैं लिख रहा हूं गिवन मास दैट इज W, और मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। कुछ नहीं, अपन कनेक्ट करने वाले चीजों को कैसे याद रखा जा सकता है, n। ठीक है, अब एक एरो इधर, एक एरो इधर, एक एरो इधर, एक एरो इधर, और एक एरो इधर, और एक एरो। क्लियर है? अब क्या करने वाले, बहुत ही सिंपल काम। देखो अब अगर मास दिया हुआ है और मोल्स निकालने हैं, क्या, अगर मास दिया हुआ है और मोल्स निकालने, मतलब यहां से यहां आना है, मतलब ऊपर वाले एरो की बात चल रही है, ऊपर वाले एरो की बात चल रही है, तो मैं क्या यहां पर लिख सकता हूं, डिवाइड बाय मोलर मास। एक चीज और याद रखना, मैं पहले ही बता देता हूं, मोल्स के इस वाले फॉर्मूले में सबसे बड़ी गलती होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मुंह से एक ही चीज निकलती है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। भाई ये गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है। आप यहां देखो मैंने m ग्राम लिया था, और m ग्राम का मतलब यहां पर m जो होता है दैट इज मोलर मास, m जो होता है मोलर मास है, और जो w आपके पास में वो गिवन मास है। तो बी केयरफुल, यहां पर मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास ऐसा कुछ इस्तेमाल ना करें, ये मोलर मास होता है। ओके, चलो तो अब यहां पर आ गया डिवाइड बाय मोलर मास, क्योंकि मुझे मास से मोल्स निकालने थे, लेकिन मानो मुझे मोल से क्या निकालने हैं, मास निकालना है, तो क्या करूंगा, इनटू मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, मोलर मास से, मल्टीप्लाई कर दूंगा मोलर मास से। अब यहां पर दिमाग लगाओ,
अब यहां पर दिमाग लगाओ, पार्टिकल से मोल्स निकालने, पार्टिकल से मोल्स निकालने, डिवाइड कर दो किससे, एवोगैड्रोस नंबर से, और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने तो मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस नंबर से। अब आप समझदार हो, यहां आप कुछ समझ गए होंगे। जब वॉल्यूम से मोल्स निकालने हैं तो डिवाइड कर दो 22.4 से, और जब मोल्स से वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से। अगेन वही वाली कहानी, 22.4 लेना है, 22.7 लेना है, इसमें आपकी मैथ्स मदद करेगी। अगर 22.4 का मल्टीपल है गिवन वॉल्यूम तो वो ले लीजिए, अगर 22.7 का मल्टीपल है तो वो ले लीजिए। इसमें लड़ाई मत करना कि नहीं नहीं हम तो नए वाले स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस वो मल्टीपल होना चाहिए। ये एक बहुत सुंदर सा माइंड मैप है जो आपको बना के रखना है कि कैसे हम लोग इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं मोल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल से, मास के साथ में, वॉल्यूम के साथ में, ये सारा आपको पता होना चाहिए। फटाफट से इसको कॉपी कर लो क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं सवालों की तरफ। तो फटाफट से इसको कॉपी कर लिया जाए, वीडियो पॉज करो, है ना, वीडियो जरूर पॉज करा करो, पता चले मैं आगे बढ़ जाऊं फिर दिक्कत हो जाएगी। वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी कर लीजिए। चलो कॉपी कर लिया होगा तुम लोगों ने, समझदार तो तुम हो ही सही सब लोग। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन है दैट इज कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज, और इसके क्या है सब पार्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फटाफट से आप लोग एक बार नजर मारो, कोशिश करो कि ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या जो हम लोग पिछला पढ़ के आए हैं, मतलब पिछला इन द सेंस जो अभी हम लोगों ने फॉर्मुलेस पढ़े हैं, क्या उन फॉर्मुलेस के थ्रू ये सारे सवाल किए जा सकते हैं या नहीं। इतनी देर में मैं पानी पी लेता हूं। आप लोग एक बार खुद से देखिए कि ये सवाल आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार देखें, देखो भाई, कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज। पहला आ जाता है आपके पास मास इन ग्राम्स ऑफ 0.1 मोल ऑफ सुक्रोज। अब जब भी अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ना, मैं आप लोगों को इसका मतलब समझाऊंगा, और ऑब्वियसली आप लोगों को खुद से भी ये चीज ट्राई करनी है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और हमसे पूछा क्या जा रहा है। फिजिकल के क्वेश्चन में मैक्सिमम जो दिक्कत होती है वो ये होती है, फॉर्मुले सबको याद रह जाते हैं ना, फॉर्मुले सबको याद रह जाते हैं, कुछ ज्यादा फॉर्मुलेज नहीं होते हैं, फॉर्मुले सबको याद होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि उस फॉर्मुले को इंप्लीमेंट कैसे करना है। समझ में यही नहीं आता है कि दिया हुआ क्या है, पूछा क्या गया है। चलो फिलहाल ये तो इजी से फॉर्मुले हैं जिसमें एक दो ही आपके पास में वैल्यूज है, लेकिन कब बाद में जाओगे तो बड़े बड़े फॉर्मुलेज भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ये समझना है कि सिर्फ फॉर्मूला रट के या फॉर्मुले को याद रख के आंसर नहीं आएगा, उस फॉर्मुले का इंप्लीमेंटेशन, उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट जो है वो बहुत जरूरी है। चलो तो यहाँ ही देख लेते हैं, मास इन ग्राम्स ऑफ 0.1 मोल ऑफ सुक्रोज। तो बोला जा रहा है कि मुझे बताओ कितना सुक्रोज, है ना, सुक्रोज समझते हो, सुक्रोज शक्कर जो होता है ना हमारे, चाहे गन्ने में देखो चाहे हमारे घर में देखो, वो सब सुक्रोज ही होता है। ठीक, तो कितना मुझे सुक्रोज का अमाउंट लेना पड़ेगा, मास इन ग्राम्स। मास इन ग्राम्स का मतलब क्या है, कितना मुझे सुक्रोज ग्राम्स के अंदर लेना पड़ेगा ताकि मुझे उसका कितना मोल मिल जाए, ताकि मुझे उसका कितना मोल मिल जाए, 0.1 मोल मिल जाए। सही है, ताकि मुझे उसका 0.1 मोल मिल जाए। तो अब अगर मुझे मोल्स दिए हुए हैं, मुझसे मास पूछा जा रहा है, तो अभी हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन देखा कि मास से, सॉरी, मोल से मास निकालने का तरीका क्या होता है, मोल से मास निकालने का तरीका होता है मोल्स इनटू मोलर मास, दैट्स इट, यही तरीका होता है, मोल्स इनटू मोलर मास। अब मोल्स तो पता है हमें कितने दिए हुए हैं, 0.1, इनटू अब मुझे क्या चाहिए, मोलर मास। मोलर मास क्या, आप इसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो इसका जो mm है, मोलर मास है, दैट इज 12, सिंगल m से रिप्रेजेंट करते हैं 12, ये तो गया कार्बन, फिर आ जाएगा आपके पास 22 हाइड्रोजन का 1 प्लस 11 इंटू 16, ये तो आपको पता ही होगा, स्क्वायर होता है 144 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 10 160 होता है, तो 16 इंटू 11 16 और जोड़ो 160 में, तो ये आ जाएगा 176। ठीक है, ये आता है आपके पास 166 और 166, और ये आ जाएगा आपके पास में 342 ग्राम पर मोल। कितना होता है, 342 ग्राम पर मोल। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 342 से। जैसे ही आप 342 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको आपका आंसर मिल ही जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 34.2 ग्राम। मुझे सुक्रोज का इतना मास लेना पड़ेगा ताकि उसके कितने मोल्स मुझे मिल जाएं, 0.1 मोल्स। क्लियर है क्या?
पॉइंट समझ में आ गया। चलो अब इससे आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो कि सुक्रोज के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। मोल्स मुझे पता है तो मॉलिक्यूल्स निकाल ही सकता हूँ, इनटू Na कर दीजिए, वहीं से आ जाएगा, है ना। अब अगला आ जाता है मोल्स ऑफ जिंक नाइट्रेट इन 142.05 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस। तो उसके लिए आपको जिंक का मोलर मास, क्योंकि अब देखो क्या दिया हुआ है, फिर वही कहानी, मोल्स पूछे मास दिया हुआ है, सिंपल सी कहानी है। अगर मोल्स पूछे मास दिया हुआ है दैट इज W/m, तो W तो दिया हुआ है 142.05, इजी सा सवाल है यार, बहुत ज्यादा आसान। मोलर मास कितना आ जाएगा, तो जिंक का मोलर मास, जिंक का होता है आपके पास 65, दैट इज 65 प्लस नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रेट का ले लेते हैं अपन पूरे का, तो नाइट्रोजन आपके पास में कितना होता है 14 प्लस 16 इंटू 3, ये हो गया ऑक्सीजन, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आ जाएगा 142.05। देखो हो सकता है मैं कैलकुलेशन पूरी ना करूं, आप लोग खुद से जरूर करें एंड ट्राई टू अवॉइड यूजिंग कैलकुलेटर। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मुझे पता है, लेकिन अवॉइड करिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने से बचिए, क्योंकि कैलकुलेटर आपकी आदतों को ही बिगाड़ेगा, वो आप लोगों के लिए कुछ भलाई नहीं करने वाला है। दिमाग में एक बार के लिए सोच लिया, अभी कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, पेपर में तो आसान ही आएगा। मैक्सिमम टाइम फिजिकल में कैलकुलेशन बहुत इजी रहती है, ऐसी रहती है कि जिसको आप सॉल्व कर पाओ, लेकिन कभी कभार थोड़ी सी टीडीएस कैलकुलेशन भी पूछी जाती है। आप लोगों के दिमाग में इतना कैलकुलेशन का आइडिया होना चाहिए कि अगर थोड़ा टिपिकल कैलकुलेशन भी आ जाए तो हम कर सकें, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब अपनी कैलकुलेशंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे, ना कि कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से तो कैलकुलेटर का तो काम ही है कैलकुलेशन सॉल्व करना, लेकिन अपने दिमाग को कैलकुलेटर जैसा बनाओ। तो 48 प्लस 14 ये आपके पास कितना होता है, 62 होता होगा। 48 प्लस 14 62 हो गया आपके पास, और 16 इंटू 2, सॉरी 62 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 62 इंटू 2 हो जाएगा 124। ठीक है, तो आप जो भी वैल्यू आया आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, दैट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक नाइट्रेट इन 142.05 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, ये आ कितना रहा है वैसे मैं देख लेता हूं एक बार, ये आ रहा है 142.05 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 9 और 8 और 89, 189। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, मतलब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवालों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो फटाफट से, आप लोग सवाल देखिए, तुरंत क्वेश्चंस को देखिए, है ना, फटाफट से सवाल देखो। पहला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCOOH। ठीक है, HCOH क्या होता है, HCOH क्या होता है, HCOH होता है आपका फॉर्मिक एसिड। ठीक है, क्या होता है ये, फॉर्मिक एसिड। क्या आप मुझे बता सकते हो कहाँ पाया जाता है ये, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कहाँ पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बेसिकली पाया जाता है एंट्स के अंदर, है ना। फॉर्मिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, एंट्स के अंदर पाया जाता है। चलिए तो बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड इन 10 की पावर -6 मोल्स। आसान है, बहुत आसान है। कहां पर कौन सा वाला कंसेप्ट लगाएंगे, कौन सा वाला कंसेप्ट लगाएंगे, नंबर पूछा है, नंबर पूछा है, नंबर पूछा है तो नंबर पूछा है तो कौन सा वाला कंसेप्ट लगेगा, हाँ एवोगाड्रोस नंबर वाला। अब अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए या मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए किसके, HCOOH के, तो मैं क्या करूंगा, मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर कर देंगे। मोल्स मुझे दिए हुए 10 की पावर -6 इनटू कर दीजिए मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। इतना सा आंसर, अब विश्वास नहीं हो रहा होगा आप लोगों को भी, ये तो बहुत आसान था, लेकिन है एक्चुअली में आसान ही है। ठीक है, अगला सवाल देखो, हो सकता है यहां आपको कुछ थोड़ी सी दिक्कत है। चलो एक बार आप अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा हटके है, मतलब अभी तक ऐसा पढ़ा नहीं हमने। देख लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन। चलो देखो, नंबर ऑफ एन एटम इन 0.2 मोल ऑफ N2H4। अब यहां पर डायरेक्टली ये नहीं बोला गया कि इसके मॉलिक्यूल्स बताओ इतने मोल्स अगर हमें दिए हुए, तो नहीं, वो नहीं पूछा है। उसने पूछा है N2H4 के अंदर मुझे बताओ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स क्या है। अभी आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे ना, आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे तो वो ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं रहेंगे, वो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे घूमेगा। लेकिन कभी कभार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के भी कैलकुलेशन पूछ लिए जाते हैं, तो इन सब के अंदर कैसे डीलिंग करते हैं समझना। मैं एक दो एग्जांपल्स आपके सामने लेके आ रहा हूं, उनसे आप लोग आइडिया लगाइए। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे पहले देखो, एक मॉलिक्यूल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, H2SO4। ठीक है, H2SO4, क्या आप लोग सब इससे वाकिफ हो, बिल्कुल है। एसिड होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है,
डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और इसका ही इस्तेमाल गलत कामों में किया जाता है। बाकी आप समझदार हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। H2SO4 के अगर मैं एक मॉलिक्यूल की पिक्चर समझता हूँ, समझना, अगर मैं H2SO4 का एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं तो एक मॉलिक्यूल के अंदर मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा? तो एक मॉलिक्यूल में मुझे 2 हाइड्रोजन दिखेंगे, सही है, एक सल्फर दिखेगा और 4 ऑक्सीजन दिखेंगे। किसी और की आंखें कुछ और देख पा रही हो तो मुझे जरूर बता देना बाद में, लेक्चर देखने के बाद में। बाकी मुझे जितना दिख रहा है वो यही दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन होने वाले। ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक चीज समझना है, यहां पर एक और चीज समझते हैं। एक मॉलिक्यूल लिया था अभी अगर मैंने, अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं 1 मोल मॉलिक्यूल। मैंने क्या करा, अब मैंने 1 मोल मॉलिक्यूल ले लिया। 1 मोल का मतलब आप लोग अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो, यस, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो अगर मैंने 1 मोल मॉलिक्यूल ले लिया, पहले मेरे पास 1 मॉलिक्यूल था तो उसमें 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन थे। ये 40 नहीं लिखा है, 4 ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो अगर मैंने 1 मोल मॉलिक्यूल ले लिए तो 1 मोल मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, 1 मोल मॉलिक्यूल में 2 मोल्स तो किसके हो जाएंगे, हाइड्रोजन के, 1 मोल किसका हो जाएगा, सल्फर का, और 4 मोल मेरे पास किसके आ जाएंगे बेटा जी, ऑक्सीजन के। और अगर मैं इस मोल को रिप्लेस कर दूं Na से तो वो आपको नंबर दे देगा कि 2Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 1Na नंबर ऑफ सल्फर एटम्स एंड 4Na नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अभी मैंने डायरेक्ट लिया, मोल लिख दिया। मोल को नंबर में कन्वर्ट करना अब हमें आता है ना, इतना तो बेसिक्स हम लोग समझ चुके हैं। तो अगर मैंने 1 मॉलिक्यूल लिया था तो 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन थे, तो इधर मैंने 1 मोल मॉलिक्यूल ले लिया तो 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल सल्फर और 4 मोल ऑक्सीजन आ चुके हैं। एक काम करो, इसको भी हटा दो फिलहाल। सही है क्या कहानी, ये वाली पिक्चर समझ में आई। अब इधर एक चीज और समझो, एक चीज क्या समझे, बार बार ये काम करना पड़ेगा क्या, हर बार ये काम करना पड़ेगा। अब मान लो मैंने 1 मोल मॉलिक्यूल की जगह, मैंने 1 मोल मॉलिक्यूल की जगह कितना ले लिया, 2 मोल मॉलिक्यूल ले लिया, लो चेंज कर दिया मैंने। अब मैंने अगर 2 मोल मॉलिक्यूल ले लिया तो 2 मोल के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1 मोल में इतना था तो 2 मोल में इसका डबल कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 4 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल क्या आ जाएगा आपके पास, सल्फर, और 8 मोल आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा? अगर मैंने 1 मोल की जगह 2 मोल ले लिया तो क्या ये चेंज देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली ये चेंज हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन बार बार मतलब मेरे को कोई एक परफेक्ट तरीका चाहिए जिससे मैं बता सकूं कि कितने मोल्स एक्चुअली में किसी कंपाउंड में होंगे, सही है। तो इन जनरल अगर मैं एक कंपाउंड ले लेता हूं आपके सामने, एक बहुत बेसिक सा कंपाउंड लेते हैं, अरे डॉटेड लाइंस, डैश लाइन बन गई, डैश लाइन, ओहो पेन गिर गया। देखना इधर, अगर मैं यहां पर एक कंपाउंड ले लेता हूं इन जनरल AXBY, AXBY, और AXBY के मैंने कितने मोल्स ले रखे हैं, मैंने ले रखे हैं N मोल्स। कितने मोल्स ले रखे हैं मैंने, N मोल्स, सही है, मैंने कितने मोल्स ले रखे हैं, N मोल्स। तो अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A आ जाएगा इंडेक्स, यहां पर जो ये नंबर लिखा हुआ है ये इनटू मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड, तो मतलब हो जाएगा X इनटू मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड मतलब N। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बता सकते हो अब आप मेरे को, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, इंडेक्स इनटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज Y इनटू N। तो इन जनरल हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर किसी एटम के मोल्स बताने हैं तो इंडेक्स, उस एटम का इंडेक्स जो नीचे नंबर लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में वो इनटू उस कंपाउंड के मोल्स। उल्टा भी चला जा सकता है इससे, उल्टा कैसे चल सकते हो, उल्टा ऐसे चल सकते हो, मैं एक कंपाउंड दे दूं, उसके मोल्स नहीं दिए मैंने एक कंपाउंड दे दिया, मैंने उसके मोल्स नहीं दिए, लेकिन मैंने बता दिया कि इसके अंदर इस एटम के इतने मोल्स हैं, तो बताओ कंपाउंड के कितने मोल्स होंगे, तो उल्टा भी चला जा सकता है। क्लियर है? तो इन जनरल नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम किसी कंपाउंड में किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं इंडेक्स इनटू मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड।
इज दैट क्लियर? ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, ये आ जाता है आपके पास में एक बेसिक सा फॉर्मूला। अब आप इस फॉर्मूले को लगाओ और आई गेस अब आपके पास में इस क्वेश्चन का जो सवाल का जवाब है वो डायरेक्टली आ जाएगा। फर्क इतना सा है, हमने ये जो सारे फॉर्मुलेज लिखे हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिखे हैं। ये जो सवाल आपके सामने देखने को मिल रहा है इसमें इसने नंबर ऑफ एटम्स बोला है, तो कोई बात नहीं, आप यहां पर मोल्स तो लिखोगे ही सही, मोल्स के साथ में किसका और मल्टीप्लाई कर देना, Na का और मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा। तो अप्लाई करके देख लेते हैं भाई। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं यहां से निकाल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम। तो एन एटम के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, तो एन एटम के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इंडेक्स जो कि उसका 2 इनटू मोल्स ऑफ द कंपाउंड दैट इज 0.2, तो कितना आ गया 0.4 मोल्स आ गया। और अगर मेरे से नंबर पूछा जाएगा तो नंबर के लिए मैं क्या लिख दूंगा 0.4 Na। तो फिलहाल हमारा वाला जो आंसर है वो कौन सा वाला है, हमारा वाला आंसर ये है क्योंकि नंबर पूछा था। इसी तरीके से मैं क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H एटम बता सकते हो, या मैं बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं, मेरे पास फॉर्मूला है इंडेक्स 4 इनटू मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड दैट इज 0.2, तो ये आ जाएगा 0.8 मोल्स। या फिर नंबर पूछे तो 0.8 Na। मोल से जब भी नंबर पूछ रहा है ना, मोल से जब भी नंबर पूछ रहा है तो तुरंत Na से मल्टीप्लाई करो अपने आंसर को। जब भी वो क्या कर रहा है, जब भी वो आपसे मोल से नंबर पूछ रहा है ना, तो तुरंत आपका जो आंसर है वो किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, Na से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओके, तो ये जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सारा का सारा आप लोग कॉपी करें, वीडियो को पॉज करके ही कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि काफी सारा है, हम लोग इतना इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, तो फटाफट से इसको कॉपी करो। चलो, तो अब आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूं अगले सवालों की तरफ, और अगले सवाल देख लीजिए आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला दिखा हुआ है मास इन ग्राम्स ऑफ 2 × 10⁻³ मोल्स ऑफ CDS। एटॉमिक मास आपको कैडमियम का ऑलरेडी गिवन है 112, सल्फर का गिवन नहीं है। सल्फर का यार पता होना चाहिए खुद से भी 32 होता है ना, सल्फर का पता होना चाहिए 32 होता है। ठीक है, तो फटाफट से निकालो, कुछ खास सवाल है नहीं, मास पूछा है इतने मोल्स के अंदर होना चाहिए। CDS का आपको कैडमियम का एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ क्या करेंगे, तो बस करना तो वही है, जब मास पूछा है और मोल्स दिए हुए हैं तो मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितने हैं 2 × 10⁻³ मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा 112 + 32, कितना होता है जो भी होता है देख लेना, ये आ जाएगा आपके पास 144। 144 का डबल होता है 288 × 10⁻³ ग्राम्स। यूनिट का बहुत ध्यान रखें कि जो फाइनल आंसर आ रहा है उसकी क्या यूनिट होने वाली है। ठीक है, अगला देखो, अगला थोड़ा सा अलग है। मोलर मास ऑफ कोलेस्ट्रॉल इफ 0.00105 मोल हैज अ मास ऑफ 0.525 ग्राम। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ना ही मोल्स पूछे हैं ना ही मास पूछा है, इन्होंने इस बार मोलर मास पूछ लिया है ना, इन्होंने मोलर मास पूछ लिया, लेकिन हमें दोनों चीजें दी हुई है, हमें मोल्स दिए हुए हैं और हमें मास भी दिया है। तो क्या आप इस सवाल को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपके पास एक फॉर्मूला होता है N = W/m, तो फटाफट से उस फॉर्मूले को लगाओ और आंसर पाओ तुरंत, फटाफट से, कोई वीडियो पॉज नहीं करना, फटाफट से लगाओ। कैलकुलेशन पे ध्यान ना दें, सिर्फ आपके कंसेप्ट पे ध्यान दें। कैलकुलेशन मतलब आपको आंसर तो निकालना है, लेकिन इतना इमीडिएटली अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो थोड़ा समय लेके निकाल लें। ठीक है, चलो देखो इधर, हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, मोल्स बराबर, मतलब एक तो नहीं है, एक से तो ज्यादा ही है, W/m होता है। तो अगर W/m होता है तो मेरे पास यहां से m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा W/n। W कितना दिया हुआ है, W दिया हुआ है 0.525 और n आपको दिया हुआ है 0.00105। सही है, 0.105 और 0.525 5 बार कैंसिल करेगा और ये आ जाएगा 5 × 10⁻² ग्राम पर मोल। आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अब हमसे मास नहीं पूछा, हमसे मोलर मास पूछा और मोलर मास की यूनिट्स ग्राम पर मोल में ही होती है। तो ये कितना आ गया 500 ग्राम पर मोल। ओके, तो ये आपके पास आ जाता है आंसर। फटाफट से सॉल्यूशन तो कॉपी करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सॉल्यूशन तो तुम खुद बना लोगे, है ना, सॉल्यूशन तो तुमने खुद ने बना ही लिए होंगे, तो मैं तो आगे बढ़ जाता हूं फिर।
अगला देखो, अगला देखो सवाल, फटाफट से दोनों सवाल देखो। मैं साइड हो जाता हूं वरना बोलोगे साइड में हटते नहीं है, सवाल कहां से देखें। फटाफट से देखो दोनों सवाल, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से देखो। चलो आपने सवाल देख लिए होंगे, चलो कोई बात नहीं, अब मैं बता देता हूं। सबसे पहला सवाल आपको दिया हुआ है, मास इन ग्राम्स ऑफ 3 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्पिरिन। कभी नाम सुना है इसका एस्पिरिन का? कभी जीवन में एस्पिरिन का नाम सुना है? नहीं सर, डिस्प्रिन सुना है, एस्पिरिन तो नहीं सुना है। ठीक है, तो एस्पिरिन बेसिकली एक पेन रिलीवर टैबलेट होता है ना, जो दर्द के समय पे काम आता है। एस्पिरिन का काम होता है पेन रिलीव करने का, साथ ही साथ में एस्पिरिन बुखार उखार उतारने में भी काम आ जाता है। वैसे बुखार उतारने में तो हम लोग जनरली पैरासीटामोल लेते हैं, है ना, पैरासीटामोल ले लेते हैं, लेकिन एस्पिरिन भी काम आ जाता है। और एस्पिरिन का मेजर जो रोल होता है वो होता है बुखार उतारने, दर्द को कम करने का। इसके अलावा कभी किसी अगर आदमी को या किसी व्यक्ति को, नॉट आदमी, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है और आपके पास एस्पिरिन अवेलेबल है आसपास के मेडिकल से, तो तुरंत उसको एक एस्पिरिन खिला दो। या उसको लग रहा है कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है, दर्द हो रहा है, तो तुरंत उसको एस्पिरिन खिला देनी चाहिए। उससे होता यह है कि जो ब्लड होता है जिसकी वजह से क्लॉटिंग हुई है, जनरली हार्ट अटैक क्या होते हैं, क्लॉटिंग की वजह से होता है, ब्लड थिक होने लग जाता है। तो होता यह है कि जैसे ही एस्पिरिन खिलाते हैं ब्लड क्या होता है, तुरंत के तुरंत पतला हो जाता है, और पतला होने की वजह से जो ब्लॉकेज है या जो फ्लो है ब्लड का वापस बन जाता है, और जो इम्पैक्ट था हार्ट अटैक का वो कम हो जाता है। तो अगर आपके पास में कभी भी कुछ ऐसा किसी व्यक्ति के साथ होता हुआ दिखे तो उसको तुरंत एस्पिरिन खिलाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अपने पास सवाल है मास इन ग्राम्स ऑफ, इतने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं एस्पिरिन के, तो मास निकालना है। क्या निकालना है? मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए क्या चाहिए होगा आपको? ऑब्वियसली मोल्स चाहिए होंगे, है ना। मास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे? मोल्स, क्योंकि मास क्या होता है, W क्या होता है, याद करो, वो टेबल याद करो, मोल्स से मास, मास से मोल्स। तो मोल्स से मास जाना है तो मोल्स में किसका मल्टीप्लीकेशन कर दोगे? मोलर मास का। लेकिन यहां पर आपके पास में मोल्स तो दिए हुए नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो बहुत आसान है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूं? मोल्स को लिख सकता हूं मैं N/Na इंटू m। N/Na में कहां से लाया? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, जो कि कहां से आया है? N/Na से, है ना। दूसरा वाला केस जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो उससे मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? तो ये दे रखे आपको 3 × 10⁻21। अब यहां देखना कि मैं Na की वैल्यू कितनी ले रहा हूं। मैं यहां पर Na की वैल्यू ले रहा हूं 6 × 10⁻23। क्या मुझे ऐसा बोला गया? नहीं, ये थोड़ा सा मेरा कॉमन सेंस है, मुझे दिख रहा है कि 3 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड मैक्सिमम केसेस में आपकी कैलकुलेशन को आसान ऐसे ही बनाया जाता है। इसके अलावा मोलर मास निकाल लीजिएगा इसका, तो मोलर मास आ जाएगा 12 × 9 प्लस 8 × 1 प्लस 4, सॉरी इसको ऐसे लिख दो, 9 × 12, 9 × 12 प्लस 4 × 16, तो ये होता है आपके पास 108 प्लस 8 116 हो गया, 116 हो गया, 116 और 116, सॉरी इरेजर था क्या, 116 और 64, 116 और 66, ये आ गया 080, 180, है ना। कितना आ जाएगा? 180, मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 से, ये आपके पास में मास आ जाएगा। ऑब्वियसली मास निकाल रहे हो तो ये किस में आएगा? ग्राम्स में। अगेन मैं आप लोगों को से बार बार दरखास्त कर रहा हूं कि जो भी यूनिट्स है उनका ध्यान रखा जाए, जो भी फाइनल आंसर आप निकाल रहे हैं उसकी यूनिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुका होगा, नहीं हुआ है तो देखो एक बार पढ़ो क्या सीन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लॉजिक है आपके पास? क्या हम लोग ऐसी चीजें पढ़ चुके हैं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। सवाल बोलता है मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इफ मास ऑफ वन एटम इज 12 × 10⁻24 ग्राम। ये सवाल हमें बहुत आसानी से आता है। भाई उसने क्या पूछा है आपसे? मोलर मास। चलो, क्या आप लोग बता सकते हो मोलर मास कैसे निकाला जाता था? याद आ रहा है बात? एप्पल का कंसेप्ट, एक एप्पल का वजन 400 ग्राम, तो 10 एप्पल का कितना? 1 लाख एप्पल का कितना? 1 मोल एप्पल का कितना? तो वही वाली कहानी है, एक एटम का वजन इतना, तो 1 मोल एटम का वजन कितना? तो मोलर मास कैसे आएगा भैया? यहाँ मोलर मास आएगा एक एटम का वजन, जो कि ग्राम्स में होना चाहिए, एएमयू में नहीं होना चाहिए, इनटू 1 मोल का, तो 6 पॉइंट आप ले सकते हो 023 × 10⁻⁻⁴
23। क्या आ रही है वैल्यू? मोलर मास। तो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखें, यूनिट्स क्या आ जाएंगी? ग्राम पर मोल। ठीक है, क्या आ जाएंगी? ग्राम पर मोल आ जाएंगी। सॉल्व कर लेना, जो भी तुम्हारा आंसर होगा आ जाएगा। तो मोलर मास आपके पास कितना आता है? 12 इंटू 10⁻⁻24। क्या बताया था कंसेप्ट? एक एटम का पता है, तो एक मोल एटम का कितना होगा? तो मोल के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? एवोगैड्रोस नंबर से, क्योंकि एक मोल के अंदर उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये वो वाला सवाल आ चुका है जो केस थर्ड से रिलेटेड था। ठीक है, दोनों ही उस केस से रिलेटेड है। तो सबसे पहला तो एनटीपी क्या होता है? एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी इज इक्विवेलेंट टू एसटीपी, डोंट वरी। एसटीपी इक्विवेलेंट टू एनटीपी, कुछ नहीं है, सब बराबर है। एसटीपी एनटीपी सब कुछ सेम होता है। पहले अलग होता था, पहले एनटीपी पे जो टेम्परेचर था आई गेस उसको रूम टेम्परेचर मानते थे, 25 डिग्री सेल्सियस, पर अब 0 कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 11.2 लीटर CO2 एट एनटीपी, तो कुछ नहीं है। कैसे निकालते थे? वॉल्यूम गिवन है, मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम गिवन है, मोल्स निकालने हैं। तो 11.2 क्योंकि लीटर में है तो डिवाइड कर दो 22.4 से या 22.7 से। जैसा कि मैंने आपसे बोला था यहाँ मैथ्स हमारी मदद करेगी, तो मैथ्स के हिसाब से 22.4 आना, आधा क्या आ जाएगा? आधा। ठीक है, 1/2 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 लीटर CO2 एट 16.42 atm प्रेशर एंड 127 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या करना है, इसमें समझना, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें वो इक्वेशन का यूज करना है जो मैंने आप लोगों को अभी बताई थी, दैट इज PV बराबर nRT। आपको चुपचाप से सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो मोल्स निकालने हैं, तो यहाँ मोल्स हमें अननोन है, ये आ जाएगा अपने पास PV अपॉन RT से। प्रेशर आपको ATM में ही चाहिए था और ATM में ही दिया हुआ है, दैट इज 16.42। यहां पर वॉल्यूम भी हमें लीटर में चाहिए था, जो कि भी हमें लीटर में दिया हुआ है 2 लीटर, डिवाइडेड बाय R। मैंने आप लोगों को वैल्यू बताई थी 0.0821। क्या सर R की एक ही वैल्यू होती है? नहीं, R की अलग अलग वैल्यूज होती है, 2 से 3 वैल्यूज होती है। ठीक है, 3 वैल्यूज होती है, लेकिन फिलहाल ATM और लीटर के हिसाब से ये वाली वैल्यू काम आती है, क्योंकि टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में ही रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर हमेशा किस में रहेगा? केल्विन में रहेगा, लेकिन लीटर और ATM के हिसाब से यही यूज करना है। और टेम्परेचर बोला है 127, तो डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना है, केल्विन में रखना है। तो केल्विन में रखोगे तो ये कितना आ जाएगा? केल्विन में रखोगे तो कितना आ जाएगा? 273 प्लस 127। पता है ना ये बात? अच्छा, हो सकता है ना पता। केल्विन के अंदर टेम्परेचर होता है T ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 270, कन्वर्जन होता है। तो 273 प्लस 127 आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी 400। सॉल्व कर लीजिए, आंसर पा लीजिए, जो भी आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, आगे कुछ और क्वेश्चन है क्या? अच्छा, ये रिपीट हो गया, सॉरी, ये रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में अभी तक फिलहाल थे क्वेश्चंस, मतलब ये मोल्स की कैलकुलेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा क्या और पूछा जा सकता? तो मैं आप लोगों के लिए एक काम करता हूँ, एक सवाल आप लोगों के लिए मैं दे देता हूँ। इसको काट दो यहाँ से, हमें तो इस्तेमाल करनी है ब्लैंक स्लाइड, ये मत लिखना ये कुछ भी रिपीटेड है। ठीक, सवाल कुछ ऐसा था, क्वेश्चन था आपके पास, नंबर ऑफ, चलो क्वेश्चन है तो अलग उससे लिख देते हैं कलर से। क्वेश्चन था आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg। या सॉरी, ऐसा नहीं था, थोड़ा सा फ्रेमिंग गलत है, एक मिनट। सवाल ऐसा था एग्जैक्टली, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg। कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे तब जाके वजन कितना आएगा? 1 किलो आएगा। हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg। तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट से तो नहीं बोलूंगा, अपना समय लो और उसके बाद आंसर दो। अपना आंसर आप अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना, कोई कैलकुलेशन मत करना। आपको जो आंसर देना है वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में देना है। ठीक है, कैलकुलेशन किसी भी प्रकार की नहीं करनी है। ओके, तो फटाफट से अपना आंसर दीजिए आप लोग।
देखो भाई, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg, एक आंसर मैं लिख रहा हूं, कितने जनों का आंसर ये आया है मुझे जरूर बताना। तो जो आंसर आया है, कितने जनों का आंसर ये आया है मुझे जरूर बताएं। n बराबर 1000 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, या फिर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, मैंने ग्राम में लिख दिया ना, एक सेकेंड सॉरी, -28, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये। कितने लोगों का आंसर ये आया है? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अपने आप को बताओ, हाँ मेरा आंसर ये आया। खुद को बताओ, मुझे नहीं, मुझे तो बता भी कैसे पाओगे। खुद को बताओ कि हाँ ये आंसर आया है मेरा, यही आंसर आया है मेरा, यस आई एम राइट, यही आंसर आया है मेरा, बिल्कुल यही आंसर आया है मेरा। एंड आई एम सो सॉरी, दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। बिल्कुल लाल कर दिया मैंने, ये बिल्कुल ही गलत जवाब है। सर गलती क्या है? क्या इलेक्ट्रॉन का मास गलत है? ना, इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल गलत नहीं है। एक्चुअली में आप लोगों ने अगर ये आंसर आया है तो आप लोगों ने फॉर्मूले को कभी ढंग से देखा ही नहीं। फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास ऑब्वियसली 1 किलोग्राम था तो मैंने उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, तो दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं मोलर मास आप लोगों ने क्या रखा है, तो मोलर मास क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। मोलर मास क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में भी, बेसिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो मोलर मास क्या होता है? अगर मुझे एक सेब का वजन पता है तो मुझे 1 लाख का पता है, और मुझे 1 मोल का भी पता है, तो यदि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन का पता है, यदि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन का पता है, तो क्या मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का पता नहीं होगा? एंड दिस इज द एक्चुअल आंसर। ये इसका एक्चुअल आंसर था। और आप लोगों को मैं एक बात और बता देता हूं, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, मुझे याद नहीं है साल कौन सा है, पर 2010 के बाद में ही आया था। दिस वाज फॉर जेई एडवांस, मतलब ये आईआईटी में, बेसिकली हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि ये आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है। आईआईटी मतलब जेई एडवांस्ड के अंदर पूछा हुआ सवाल है ना, जेई एडवांस के अंदर पूछा हुआ सवाल है, मेंस में नहीं, जेई एडवांस्ड में पूछा था। उसके बाद तो बाकी फिर नीट और मेंस ने भी इसको पूछ लिया था, लेकिन सबसे पहले जेई एडवांस ने पूछा था। और ये एक सवाल बहुत आसान था, अनटिल एंड अनलेस अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप लोगों ने चीजों को डायरेक्टली रट लिया है। देखो क्या होता है ना, इसका रीजन यही रहता है क्योंकि हम लोग फोकस जो होता है ना हमारा, वो जनरलाइज प्रॉब्लम्स पे होता है। जो जनरल प्रॉब्लम्स होती है ना, हम लोग सब उसी पे लगे हो जाते हैं। ठीक है, आप किसी भी बैच में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइक आप 11th के स्टूडेंट हो, 12th के हो, ड्रॉपर के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जो टेंडेंसी रहती है वो यही रहती है कि हम लोग जनरलाइज्ड वे में रहते हैं, मतलब हम लोग जनरल प्रॉब्लम्स की तरफ ही जाते हैं, और जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो जनरल प्रॉब्लम्स की तरह ही आ जाता है। कभी यहां पर कोई नहीं सोचता है कि जो ये वैल्यू लिखी है आपने 1 इलेक्ट्रॉन के मास की लिखी है, जबकि यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास आना चाहिए। और जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो यहां पर आपको Na से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, आपको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपके पास में सीन होता है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जनरलाइज्ड वे जो होता है ना, जो जनरल प्रॉब्लम्स के लिए हमारी टेंडेंसी होती है, वहां तो हमारा दिमाग तुरंत चलता है क्योंकि हम लोग उसको बहुत ज्यादा देखते हैं। लेकिन पॉइंट ये भी समझो कि इस एग्जाम के अंदर चीजें जनरलाइज नहीं आती है, आप लोगों के सामने से सब चीजें गुजरी हुई होती है, और पूछता भी वो यही है। आईआईटी कुछ अलग नहीं पूछता है, पूछता भी वो यही है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम लोग उस नजरिए से कभी सोचना ही नहीं चाहते। हम लोग क्या करते हैं, हम इसी ट्रैक को फॉलो करते हैं। अगर गड्ढा आ गया या स्पीड ब्रेकर आ गया है ना, स्पीड ब्रेकर आ गया तो रास्ता बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो जो स्पीड ब्रेकर आया ना उसको क्रॉस करना सीखो। मतलब जो जनरलाइज्ड है वो तो सबको आते हैं, लेकिन जो जनरलाइज नहीं है उस पर आपको दिमाग लगाना है। इसीलिए बेसिक्स
जो टर्मिनोलॉजी है अगर कोई फोकस कर रहा है उन पॉइंट्स पे तो आपको याद रखनी है। चलो तो ये तो हो जाता है हमारे पास में जे एडवांस वाला सवाल। एक टॉपिक और रह गया था हमारा, जब एवरेज एटॉमिक मास और मोलर मास की बात हुई थी तो बेसिकली आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, लाइक ऑक्सीजन के सर पे 16 लिखा हुआ होता है जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं एलिमेंट का, नाइट्रोजन के केस में 14 लिखा होता है, हीलियम के केस में 4 लिखा होता है। लेकिन कभी आपने ध्यान से देखा होगा, ऑब्वियसली आप सब ने देखा हुआ होगा कि क्लोरीन के सर पे लिखा रहता है 35.5। आप सब ने ये चीज देखी होगी, क्लोरीन के सर पे 35.5 लिखा रहता है। और आप सब ये जानते भी होंगे कि ये जो 35.5 होता है ये एवरेज एटॉमिक मास होता है, ठीक है, या एवरेज एटॉमिक वेट होता है। तो ये एवरेज एटॉमिक वेट पिक्चर में आता कैसे है, थोड़ा सा हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। बेसिकली क्या होता है, क्लोरीन के आपके पास होते हैं 2 आइसोटोप्स। क्लोरीन का एक आइसोटोप होता है 35 वाला, और क्लोरीन का एक और आइसोटोप होता है जो कि होता है आपका 37 वाला, सही है। और परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करता हूं तो नेचर के अंदर, मतलब जो नेचर में इनका परसेंटेज पाया जाता है, क्लोरीन 35 जो होता है वो होता है आपके पास 75%, और जो आपके पास 37 होता है वो होता है 25%, ठीक है। तो यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है आपके पास में एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू, या एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल्स टू, आप कुछ भी बोल सकते हैं, दैट इज समेशन परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इनटू एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक मास कर देता है इसको यहां पे, ओके। ये आपके पास फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय 100, समेशन परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इनटू उसका मास। जैसे यहां से देखो, समेशन का मतलब आप लोग सब जानते होंगे, समेशन का मतलब होता है ऐड करना है, कंटिन्यूअसली आपको ऐड करना है। यहां पर क्या होने वाला है, लाइक अगर आप देखते हो कि क्लोरीन 35 का परसेंटेज 75% है, तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा 75 इंटू 35 प्लस 37 इंटू 25, या फिर 25 इंटू 37, 25 इंटू 37 होल डिवाइडेड बाय 100। और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू निकल के आती है आपके पास 35.5। ऑब्वियसली ये नंबर 35.5 के क्लोज ज्यादा होना चाहिए था। नॉर्मल अगर हम लोग एवरेज देखते हैं तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, सिंपली अगर हम लोग एवरेज देखते हैं तो उस केस में तो हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, या फिर बिल्कुल बेसिक सा था 1/50 इसका 50 इसका, तो डिवाइड बाय 1/2 कर देते। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, इस केस में एक का परसेंटेज अलग है दूसरे का अलग है, तो फॉर्मूला और जो आंसर है जिसका परसेंटेज ज्यादा है आंसर भी उसके नियर बाई में। तो ये होता है कि एवरेज एटॉमिक मास जो कि आप लोग निकाल सकते हो आइसोटोप्स के लिए। इसके अलावा एक और चीज होती है ना, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और चीज होती है जो कि होता है आपके पास एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास जो होता है जनरली एक मिक्सचर के लिए कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम लोग जनरली एक मिक्सचर के लिए कैलकुलेट करते हैं। और इसका जो हमारे पास में फॉर्मूला आता है, लाइक आपके पास क्या है, आपके पास ऐसे एक मिक्सचर है, जनरली गैसियस मिक्सचर के लिए कैलकुलेट किया जाता है ना, गैसियस मिक्सचर के लिए, है ना। गैसियस मिक्सचर के लिए जैसे आपके पास एक गैस है A, उसके N1 मोल्स हैं, एक गैस है आपके पास B, इसके N2 मोल्स हैं, एक आपके पास C गैस है, इसके N3 मोल्स हैं, और आपके पास एक D गैस है, इसके N4 मोल्स हैं। और इनके मोलर मास है Ma, Mb, Mc और Md। इस तरीके से आपके पास मोलर मास है। एवरेज मोलर मास भी निकाल सकते हो और एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हो, दोनों ही निकाल सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एवरेज मोलर मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। तो एवरेज मोलर मास यहाँ पर क्या होता है, एवरेज मोलर मास यहाँ पर आएगा N1 इंटू ए का मास प्लस N2 इंटू बी का मास प्लस N3 इंटू सी का मास प्लस N4 इंटू डी का मास, मतलब जिसके मोल्स उसका मास divided by total number of moles, that is N1 plus N2 plus N3 plus N4। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो समेशन Ni Mi, जहां पर I रेंज करेगा 1 से लेके N तक, डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय समेशन Ni, और अगेन यहां पर I 1 से लेके कहां तक जाएगा, N तक चलेगा, ठीक है।
तो ये भी एक आपके पास फॉर्मूला हो जाता है एवरेज मोलर मास। जनरली एवरेज मोलर मास एक गैसियस मिक्सचर का निकाला जाता है। बाकी एवरेज मॉलिक्यूलर मास का तो वही कंसेप्ट रहेगा कि भैया बहुत सारे टाइप्स के मॉलिक्यूल हैं, किसका कितना परसेंटेज है उससे निकाल सकते हो। पर ये वाली जो टर्म्स हैं एवरेज एटॉमिक मास वाली जो टर्म है वो तो इतनी ज्यादा काम नहीं आती है। एवरेज मोलर मास हमारे काम आ जाता है कभी कभार जब हम लोग गैसियस पढ़ेंगे, वहां पर ही काफी ज्यादा यूज आता है ना, जब गैसियस स्टेट पढ़ते हैं तो काफी काम आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास में, ठीक है, लास्ट है इस चैप्टर मतलब इस लेक्चर के लिए हमारे पास ये लास्ट पॉइंट होगा, दैट इज परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी एक एलिमेंट का किसी कंपाउंड के अंदर क्या मास परसेंटेज होता है। लेकिन उसको समझने से पहले समझिए कि मास परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है। लाइक हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी के अंदर ऑब्वियसली जो हमारा टोटल मास है या जो टोटल वेट है हमारा, लेट सपोज करो एक 70 kg का पर्सन है, जैसे मेरे जैसा है ना, मेरे जैसा एक 70 kg का पर्सन है। अब इस 70 kg के अंदर क्या क्या चीजें ऑब्वियसली इंक्लूड होगी, है ना, किस किस का वजन इसके अंदर इंक्लूड होगा। ऑब्वियसली लिक्विड्स का आएगा, है ना, लिक्विड्स में हमारे पास ब्लड आ जाता है, वाटर आ जाता है, और भी सारी चीजें आ जाती है। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं है तो ज्यादा मुझे ना पूछे। लिक्विड्स का हो गया, इसके अलावा हमारी बोन्स का कुछ ना कुछ वजन होता है, कुछ ना कुछ क्या काफी ज्यादा वजन होता है बोन्स का। फिर इसके अलावा हमारे टिश्यूज का वजन होता है, जो मसल्स आप लोग कहते हो जिसको, हम लोगों के टिश्यूज का वजन होता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का जो टोटल वेट है वो इन सबके मासेस के बराबर होता है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ चलो लिक्विड का कितना मास परसेंटेज है, तो आपका मेरे से एक ही सवाल होगा, सर आप ये बता दीजिए कि लिक्विड का बॉडी में कितना परसेंटेज है। तो अगर मैं लिक्विड का आपको अपनी बॉडी में परसेंटेज बताऊं तो एक आइडिया ले लेते हैं, जस्ट एक नंबर इमेजिन कर लेते हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है, गलत भी हो सकता है भाई, ऐसे मत बोलना कि इतना तो हो ही नहीं सकता, मुझे भी नहीं पता है। मान लो आपके पास परसेंट लिक्विड का 15 किलो है और बोन्स का मान लो, बोन्स का कुछ 35 किलो है, ठीक है, जो बच गया वो टिश्यूज का है, वॉट एवर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ मास परसेंट लिक्विड का कितना होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं मास परसेंटेज बताओ मुझे लिक्विड का मास परसेंटेज कितना होगा, तो क्या आप बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे भाई, लिक्विड की वजह से मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू कर दीजिए 100, ये आ जाएगा। या फिर मैं अगर आपका बोन्स के लिए पूछता हूं तो बोन्स का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। अब यहीं से हम लोग रिलेट कर सकते हैं किसके अंदर, एलिमेंट के अंदर। लेट सपोज करो आपके पास एक कंपाउंड है AXBY टाइप का, AXBY टाइप का आपके पास एक कंपाउंड है। अब अगर मैं पूछता हूं आपसे परसेंटेज मास ऑफ A, अगर परसेंटेज मास ऑफ A नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ परसेंटेज ऑफ A भी लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब मास परसेंटेज ही होता है। तो परसेंटेज मास ऑफ A कैसे निकालेंगे, कैसे निकाला जाएगा, तो आपको बताना है A कितना प्रेजेंट है बॉडी के अंदर या उस कंपाउंड में A कितना प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। अब A कैसे पता चलेगा A कितना परसेंटेज प्रेजेंट में है, A कितना प्रेजेंट है, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, उसको पता करने के लिए कर दीजिए X इंटू एटॉमिक वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू कर दीजिए 100। आप चाहो तो एटॉमिक वेट को मोलर मास से रिप्लेस कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास को भी आप मोलर मास से रिप्लेस कर सकते हो। ऊपर नीचे आपके पास सेम रहना चाहिए, दैट्स इट। आप ऊपर एटॉमिक वेट लिख रहे हो, नीचे मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर अगर आप मोलर मास लिख रहे हो तो नीचे भी मोलर मास लिखो, ये एक कॉमन सेंस वाली बात है है ना। इसी तरीके से अगर मुझे परसेंटेज मास ऑफ बी बताना है तो वो भी बताया जा सकता है। वो कैसे बताएंगे, वही कहानी, बड़ा सिंपल है, जगह नहीं बची यहां पर, देखो परसेंटेज मास ऑफ अगर मेरे को बी बताना है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y इंटू एटॉमिक वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, इनटू 100। क्योंकि ये परसेंटेज ही आना है तो आप चाहे मोलर मास लेके काम करो, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास लेके काम चलो, सेम ही आएगी कहानी। सही है। जैसे इसको ऐसे समझो, अपने पास एक कंपाउंड है मीथेन CH4, मैंने कहा बताओ भाई परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है। तो अगर मैं इस कंपाउंड का 1 मोल ले लेता हूं, लेट सपोज करो मैंने इस कंपाउंड का कितना ले लिया, 1 मोल, और हमें ये बात पता है कि 1 मोल कंपाउंड के अंदर मोलर मास होता है, और वो उसके कितना होता है CH4 के लिए मोलर मास
16 ग्राम हो जाएगा। तो उस 16 ग्राम में अगर आप दिमाग लगाओ वो 16 ग्राम कैसे बना होगा, ये जो 16 ग्राम मैंने यहां पर लिखा है ये 16 ग्राम बना कैसे होगा, तो ऑब्वियसली जुड़ के बना होगा किसी ना किसी के मास से। तो किसके मास से जुड़ के बना होगा भाई, 12 ग्राम तो कार्बन रहा और 4 ग्राम आपके पास क्या रहा होगा, हाइड्रोजन। ऐसे ही तो आपने मोलर मास निकाला होगा, इसी तरीके से तो आपने मोलर मास निकाला है कंपाउंड का, तो 12 ग्राम और 4 ग्राम। तो अब अगर मुझे परसेंटेज कार्बन का बताना है तो कार्बन का परसेंटेज कितना आ जाएगा, इंडेक्स कितना है 1, तो 12 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100। और अगर मुझे बताना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तो वो कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100। इस तरीके से सही है कहानी। इस तरीके से आपके पास परसेंटेज आ जाता है किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लाइक अगर आपसे मैं बात करता हूं, मैं आपको बताता हूं, जैसे H2O ले लो, H2O का 1 मोल ले लिया तो इसके कितने हो जाएंगे 2 ग्राम और इसका हो जाएगा 16 ग्राम 1 मोल के अंदर, तभी तो 18 ग्राम बैठेगा। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 2/18 इंटू 100 और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 16/18 इंटू 100। तो बहुत बेसिक सी चीज है, मतलब ये इतना बहुत बड़ा टफ पार्ट नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है कि अगर आपके पास में एक पूरा मिक्सचर है या फिर एक पूरा कंपाउंड है जिसके अंदर किसी चीज का पर्टिकुलर परसेंटेज निकालना है तो वो होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के अलावा एक मोल परसेंटेज भी होता है, लेकिन मोल परसेंटेज जनरली यूज किया जाता है आपके पास किसके अंदर, एक गैस मिक्सचर के अंदर। आपके पास 3-4 चीजें उनको मिक्स कर लिया, अब आपसे पूछा जा रहा है मोल परसेंटेज बताओ, तो कैसे बताओगे, बस वही करना है काम आपको। मोल परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो उनके मोल्स पता होने चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू 100। ओके, तो देखो आज का लेक्चर हो जाता है हमारा यहीं पर समाप्त। तो आज हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी। हम लोगों ने आज सबसे पहले मोल कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा कि मोल्स को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। 3 केस हमने पढ़े थे, मास गिवन हो, पार्टिकल्स गिवन हो और वॉल्यूम गिवन हो। वॉल्यूम वाला केस जैसे मैंने आपको बताया था एक आइडियल गैस के केस में लगेगा, कोई लिक्विड या सॉलिड में आप उस चीज को नहीं लगा सकते हो। अगर कोई लिक्विड या सॉलिड है तो उसका मास या फिर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता होना जरूरी है। और अगर एक आइडियल गैस गिवन है और उसका वॉल्यूम गिवन है एसटीपी पे तो भी उसके मोल्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ओके, उसके ऊपर हमने करे खूब सारे न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स के अंदर मैंने आपको सारी चीजें बताई कि कैसे हम लोग अलग अलग पार्टिकल्स का नंबर निकाल सकते हैं, उनके मोल्स निकाल सकते हैं, चाहे फिर वो एटम हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो, कैसे भी हम निकाल सकते हैं। हर एक चीज हम निकाल सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको बताना भूल गया, लाइक अगर आपको प्रोटॉन्स का नंबर निकालना है, लेट्स सपोज करो मेरे से कोई कहता है कि 1 मोल H2O के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोटॉन्स के होंगे, तो बड़ा सिंपल सी कहानी है। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो भैया इसके पास होंगे 2 प्रोटॉन प्लस इसके पास होते हैं 8 प्रोटॉन, टोटल एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन। अब अगर एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है तो अब आप सोच सकते हो कि एक मोल मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली एक मोल मॉलिक्यूल में 10 मोल प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वही सिंपल सी कैलकुलेशन। अगर आपको बेसिक्स की बात समझ में आ गई, अगर आपने बेसिक्स को पकड़ लिया है तो फिर आप कुछ भी चीज यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, कुछ भी निकाला जा सकता है। सही है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने लास्ट एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास, एक आईआईटी का क्वेश्चन देखा था और बाद में हम लिखा परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अभी हम लोग इनके ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आज तो हमारे पास समय बचा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो भी पार्ट हमारे पास आएगा उसके अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स जरूर करेंगे। आप इस चीज को अब रिवीजन जरूर रखें क्योंकि अब आपके पास में एक अच्छा खासा कंटेंट आ चुका है मोल का और इसको डेली बेसिस पे आप लोग रिवाइज जरूर करें, क्योंकि अगर आपने डेली बेसिस पे रिवाइज नहीं करा तो चीजें आप भूलते जाओगे। और फिजिकल केमिस्ट्री में जैसा मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन वाला जो पार्ट होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे चीजें अप्लाई करनी है ना। एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आपको फोकस करना है, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जा रहा है। आप मेरी अप्रोच देखें, फिर उसके बाद एक आप अप्रोच अपनी खुद की बना लें। जो अप्रोच मैं कर रहा हूं उसको समझें कि सर कैसे अप्रोच कर रहे हैं और फिर एक अपनी खुद से एक अप्रोच बना, उसको दिमाग में रखें। ठीक है, बाकी मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।